हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीबी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जनन या जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। जनन सभी जीवों का एक अनिवार्य लक्षण होता है। प्रत्येक जीवधारी जो जन्म लेता है कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रत्येक जीवधारी का एक जीवन काल होता है और प्रत्येक जीव अपनी जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करता है। तो अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन या जनन कहते हैं। यह कार्य एक श्रृंखला के रूप में चलता रहता है और जनन का जो लक्षण है यह उसमें उपस्थित डीएनए के कारण होता है। यानी जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक में जो डीएनए होता है उसी डीएनए के कारण ही कोई भी जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर लेता है, क्योंकि डीएनए के अंदर अपने जैसी प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है और स्वयं डीएनए में द्विगुणन की भी क्षमता होती है। तो इस तरह से जनन जो है जीवों की जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब कैसे, कुछ पॉइंट इस पर मैं बताऊंगा। जैसे जनन द्वारा जीव क्या करता है, अपनी जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, अर्थात उसके जातियों की संख्या निरंतर क्या होती है, बढ़ती रहती है। और जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण माता पिता से उसके संतान में वंशागत होते हैं, जिसके कारण संतान अपने जनक के समान होती है। जनन द्वारा संतानों में कुछ विभिन्नताएं भी आ जाती हैं और ये विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार होती हैं। विभिन्नताएं जात या स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। अब जितने भी जीव हैं, क्या सभी लोग पूरी तरह से अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? यानी कहने का अर्थ है कि क्या सभी जीव बिल्कुल अपने जैसा ही जीव उत्पन्न करते हैं? तो मैंने अभी बताया कि जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर क्षमता होती है कि वह अपने जैसी प्रतिकृति उत्पन्न कर देता है, द्विगुणन की भी क्षमता होती है। इसलिए स्पीशीज में जो है कुछ विभिन्नताएं आ सकती हैं। अब ये विभिन्नताएं जो होती हैं ये पुरानी भी हो सकती हैं और नई भी हो सकती हैं, लेकिन विभिन्नताएं जो होती हैं वह बहुत ही धीमी गति से उत्पन्न होती हैं। भाई, जैसे किसी बच्चे को देख के कहा जाता है ना, इसके दादा दादी नाना नानी या उसके पहले जैसे उनके पीढ़ी के इसमें लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरी कहने का मतलब है कि पुरानी पीढ़ी की भी विभिन्नताएं संतान में आ सकती हैं और नई विभिन्नताएं भी आ सकती हैं, बशर्ते विभिन्नताएं बहुत ही धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं। अब विभिन्नताएं आती क्यों हैं? क्योंकि किसी भी संतान को उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पेरेंट्स होते हैं।
और दोनों में थोड़ा अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली संतान में कुछ न कुछ विभिन्नता जरूर आ जाती है। तो इसके कारण जो संतानों में अंतर आता है या विभिन्नता आती है, ये दो जनक के कारण ही ऐसा होता है। मैं आगे बताऊंगा कि अगर एक जनक द्वारा जनन हो रहा है तो बिल्कुल उसी के जैसा उत्पन्न होगा, लेकिन जहां पर दो जनक हैं, पेरेंट, अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट्स होते हैं, तो चूंकि दो पेरेंट से संतान उत्पन्न हो रही है, इसलिए उसमें विभिन्नताओं का आना स्वाभाविक होता है। एक चीज और है कि डीएनए में आनुवंशिक लक्षणों का संदेश होता है और जो जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। इसमें केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना विद्यमान होती है। यदि सूचना बदल जा रही है तो प्रोटीन का जो निर्माण है वो भी बदल जाएगा और इसके कारण भी शारीरिक अधिकल्प में विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है। डीएनए प्रतिकृति बढ़ने के साथ साथ दूसरी कोशिका संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। तो इस तरह से आप जान लें कि डीएनए के द्वारा ही ये जनन संभव हो पाता है या एक जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर पाता है। जीवों पर पारितंत्र का भी सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चों, और जनन के समय डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनक में ही होता है या जनन से ही होता है। जब किसी भी निकेत में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो इनके उग्र परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं, और जब उग्र परिवर्तन आता है तो पता चलता है कि समष्टि का समूल विनाश हो जाता है या विनाश हो जाने वाला होता है। जैसे अगर एक बात हम कहें कि वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बहुत अधिक बढ़ जाए, तो उस जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं का नाश हो जाएगा। लेकिन जिन जीवाणुओं के अंदर गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है, उन जीवाणुओं का नाश नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये बताया गया कि विभिन्नता का क्या महत्व होता है। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर कि जनन के प्रकार कितने होते हैं। तो जीवों में जनन बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अलैंगिक जनन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जनन की वे सब विधियां जिनमें जीव के शरीर का कोई भी भाग या कोई भी कोशिका या इससे बनी हुई कोई भी संरचना एक नए जीव का निर्माण करती है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे माने नहीं, लैंगिक शब्द का मतलब होता है लिंग से, यानी जिसमें लिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई भी एक जनक है, उसी के किसी विशेष अंग से या उसी के किसी विशेष कोशिका से या कोई विशेष बनने वाली संरचना से जब नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और मैंने बताया अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रजनन में कोई भी युग्मक नहीं बनता है। जैसे नर युग्मक, मादा युग्मक नाम आपने सुना है, लेकिन इसमें
कोई भी युग्मक नहीं बनता है और न तो इसमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें युग्मक का भी निर्माण नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है और जनक केवल एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। किसी भी लिंग का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यह बहुत ही सरल विधि होती है। तो यह इस प्रकार का प्रजनन उच्च स्तरीय जीवों में नहीं होता है, जिनकी संरचना बहुत ही सरल होती है, उसमें इस प्रकार का प्रजनन होता है। अब आते हैं लैंगिक प्रजनन पर। तो लैंगिक प्रजनन में एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जनक के योगदान से संतान की उत्पत्ति होती है। यानी एक नर होगा और एक मादा, दोनों के योगदान से उनकी संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें लैंगिक जन यानी कि इनमें जो लिंग हैं, अपोजिट लिंग होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट संतान उत्पन्न करने में होता है। और इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे युग्मक बनते हैं और अपोजिट युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक बनेगा, मादा में मादा युग्मक बनेगा और फिर दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनस बनता है और युग्मनस में वृद्धि और विकास के द्वारा पूर्ण नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है वह उच्च स्तरीय जंतुओं में और पौधों में होता है। अब जो अलैंगिक जनन है वह कई तरह का होता है, जैसे विखंडन द्वारा और विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा तथा खंडन द्वारा एवं कायिक जनन द्वारा। ये 6 प्रकार का होता है अलैंगिक जनन। अब हम इसमें आते हैं पहले अलैंगिक जनन में विखंडन पर। विखंडन की अंग्रेजी है फीसन। इस क्रिया में एक कोशिकीय कोई भी जीव है, अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, जीवाणु है, समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। विखंडन की क्रिया में कोशिका का केंद्रक पहले 2 भागों में बढ़ता है, फिर कोशिका द्रव्य बढ़ता है और फिर कोशिका 2 भागों में पूरी तरह से बंट जाती है। तो इसमें जो द्विखंडन में भी 2 तरह का, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है समसूत्री विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में बंट जाती है। प्रत्येक जो संतति उत्पन्न होती है दोनों में समान रूप से आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और वृद्धि करके अपने जनक जैसा ये विकास कर लेते हैं। अब जैसे अमीबा, अब मैं एक बच्चों चित्र के माध्यम से समझाऊंगा आपको। ये देखें, दिखाई दे रहा है, अमीबा है। अमीबा का शरीर अनियमित आकार का होता है। इसके शरीर के सतह पर तमाम उभार पाए जाते हैं। बीच में ये केंद्रक है और फिर चारों ओर इसका कोशिका द्रव्य है। तो यह एक कोशिकीय जंतु होता है। पहले इसमें क्या होगा कि जो इसका केंद्रक है वह लंबाई में तन जाता है। जैसे ये रबड़ होता है, ये रबड़ हेयर बैंड वाला, जब उसको पकड़ के दोनों तरफ से तानेंगे तो बीच में पतला हो जाएगा और दोनों किनारों पर चौड़ा रहता है। तो ठीक इसके जैसी
संरचना दिखाई पड़ रही है आपको कि बीच में केंद्रक जो है ये तन करके लंबा हो जाएगा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इलांगेट हो जाता है। और जब इलांगेट होता है तो फिर बीच में से टूट जाता है। और जो कोशिका अमीबा की है वह भी बीच में पतली हो जाती है, उसके दो ऊपर और नीचे दो भाग जैसे दिखाई पड़ने लगते हैं। और केंद्रक जो है जो बीच में से टूट गया तो दोनों तरफ एक एक केंद्रक चला जाता है। और फिर यह अमीबा जो है यह बीच में से टूट जाएगी कोशिका और दो संतत उत्पन्न हो जाती हैं, दोनों में अलग अलग केंद्रक और दोनों में समान जो है कोशिका द्रव्य पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक अमीबा से दो अमीबा संतत अमीबा उत्पन्न हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं द्विखंडन द्वारा। क्या कहेंगे? द्विखंडन द्वारा, या अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी फिशन। चित्र दिखाई दे रहा है? अब इसके बाद है पैरामीशियम में भी इसी तरह जो भी एक कोशिकीय जंतु हैं, ये लेशमानिया एक कोशिकीय जीव है, ये परजीवी होता है जिससे काला आजार बुखार होता है, तो उसमें भी द्विखंडन द्वारा होता है। और इसमें फ्लैजेला चूंकि पाया जाता है। बहुखंडन, बहुविखंडन में क्या होता है कि जो एक कोशिकीय जंतु है उस एक कोशिकीय जंतु की कोशिका में एक ही समय में अनेक बार विभाजन हो जाता है। पहले इसका केंद्रक जो होता है बहुविखंडित होता है, यानी एक केंद्रक से 2, 4, 10, 20, 50, 100 खंड उसके बन जाएंगे। और फिर एक एक खंड का जो केंद्रक है उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, केंद्रक चारों ओर कोशिका द्रव्य चारों तरफ जम जाएगा। और इस प्रकार से वह जो गोल संरचना बन जाती है उसको हम कहते हैं बीजाणु। क्या कहेंगे इसको? बीजाणु कहेंगे। और फिर वह फटने, उसकी कोशिका फटने के बाद सारे उसके जो बीजाणु बाहर आ जाते हैं और एक एक से जो है फिर एक एक जीव उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। यह जो है होता है किसमें? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय जंतु है, परजीवी है, इसी के द्वारा मलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। यह मच्छरों के शरीर में परजीवी रूप में पाया जाता है, तो एक कोशिकीय होता है। तो उसमें जो है उसके का केंद्रक कई भागों में बंट जाएगा और चारों तरफ उसमें कोशिका द्रव्य इकट्ठा होगा हर केंद्रक के खंड के चारों, और इस तरह से उसके जो है बीजाणु अधिक संख्या में बन जाएंगे। और पहले उसके चारों ओर जो कोशिका भित्ति है वो मोटी रहती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब उसकी दीवार रैप्चर कर जाती है, फट जाती है, और उसमें से सारे बीजाणु बाहर आ जाते हैं और उस एक एक बीजाणुओं से फिर एक एक प्लाज्मोडियम क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहलाता है बहुविखंडन। इसके बाद है मुकुलन, या इसको कहते हैं कलिकोत्पादन या बर्डिंग द्वारा। मुकुलन भी अलैंगिक जनन की एक सरल विधि है। इसमें पैतृक जो जनक होता है उसके शरीर के बाहर की ओर एक बाह्य वृद्धि होने लगती है, बाहर की ओर उभार बनने लगता है, और एक छोटा सा उभार बनता है, उसको हम बर्ड्स या कलिका कहते हैं। और कुछ समय के बाद वह बर्ड्स थोड़ा और बढ़ जाती है और फिर उस जनक से टूट करके अलग हो जाती है। वह उसकी संतति कहलाती है, संतान कहलाती है। जैसे हाइड्रा एक जंतु है, तो इसको भी चित्र के माध्यम से बच्चों समझें कि हाइड्रा में किस प्रकार से मुकुलन होता है। ये देखें,
ये है हाइड्रा का चित्र, दिखाई दे रहा है। हाइड्रा, जनक हाइड्रा लिखा है, ऊपर मुकुलन लिखा है, नीचे हाइड्रा की डिस्क होती है जिससे वह चिपका रहता है किसी आधार से, और ऊपर जो है उसके मुख के चारों तरफ जो है स्पर्शक रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पर्शक रहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रा में नीचे की ओर आधार के पास देखिए एक छोटा सा पहले उभार निकल रहा है, उसी को बड्स या कलिका कहते हैं। फिर धीरे धीरे वह उभार बड़ा होता जाता है और उसमें मुख बन जाता है, मुख के चारों ओर स्पर्शक बन जाते हैं, और फिर जो होता है वह टूट करके हाइड्रा से अलग हो जाता है। वहां लिखा है संतति, यानी उसकी संतान जो है, तो यह मुकुलन कहलाता है। दूसरा उदाहरण बच्चों नीचे दिया गया है किसका? इष्ट कोशिका का। ये देखिए इष्ट कोशिका है, यह भी एक कोशिकी है। अब इसमें भी पहले बाहर की ओर उभार मुकुल बन रहा है और इसका केंद्रक जो होता है एलांगेट कर रहा है, खींच करके लंबा हो रहा है, और फिर ये जो केंद्रक है वह बीच में से टूट जाता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। बन गए, एक जो है जनक वाले यानी मातृ कोशिका में रह जाता है और दूसरा वाला जो केंद्रक बना है वह संतत कोशिका में चला जाता है, और इस तरह से उसकी यानी इष्ट की संतत कोशिका उत्पन्न हो जाती है। ये कार्य इतनी तीव्र से गति से होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये मुकुल में दूसरा मुकुल, तीसरा मुकुल एक चेन के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से मुकुलन द्वारा हाइड्रा में और इष्ट कोशिका में अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला है पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि किसी भी कारणवश उनका शरीर कई जगह से क्षत विक्षत हो गया, टूट गया, कई टुकड़ों में हो गया, तो उसके हर टुकड़े से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह के प्रजनन को कहते हैं पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन। इसको भी चित्रों के माध्यम से आप समझेंगे कि ये किस प्रकार से हो रहा है। एक जंतु का शरीर 3 खंडों में टूट गया और तीनों प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का उदाहरण है बच्चों, ये देखिए पुनरुद्ध भवन लिखा है। प्लेनेरिया एक जनक प्लेनेरिया है। अब इसका शरीर जो है 3 खंड में टूट गया किसी भी तरह से। अब तीनों खंड जो है ये वृद्धि कर रहे हैं, यानी परिवर्तन हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, और जिसके कारण आप देखेंगे तीर से बनाया गया है। तीनों खंड के ये 3 संतान जो है इस जनक प्लेनेरिया के उत्पन्न हो जाते हैं, जो प्लेनेरिया के बिल्कुल समान होते हैं। तो ये संतत प्लेनेरिया यानी पुनरुद्ध भवन द्वारा इसको कहा जाता है। आप देखेंगे कि स्टार फिश की भी जो है भुजा एक कट जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो फिर आ जाती है, तो उसमें भी पुनरुद्ध भवन होता है। लेकिन प्लेनेरिया में ये जो जनन है अलैंगिक, यह पुनरुद्ध भवन कहलाता है। अब इसके बाद है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन द्वारा, ये बीजाणु जनन द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है यह मुख्य रूप से कवकों में, जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, या पुष्पीय पौधे जैसे फर्न है, मांस है, शैवाल है, इसमें पाया जाता है। अब इसमें कवक का उदाहरण लिया गया है कि जो कवक है, कवक की जो सरल तंतुमय धागे जैसी संरचना होती है उसको
हम कहते हैं हाइफा। क्या कहेंगे उसको? हाइफा कहते हैं, या कवक तंतु कहलाता है, और नीचे एक दूसरे से जुड़ करके जाल जैसी संरचना बनाता है, उसको कवक जाल कहते हैं। जो इसका कवक जाल है वह कवक तंतु के रूप में वृद्धि करके एरियल हो जाता है। एरियल का मतलब हवा में ऊपर की ओर उठता है। जैसे हवा में ऊपर की ओर इस तरह से उठ गया, तो इसके टिप पर, ऊपरी सिरे पर एक गोल संरचना बन जाती है, बड़ी सी काले रंग की। उसको कहते हैं स्पोरेंजिया या बीजाणु धानी। और जो एरियल तंतु हुआ है उसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी धर। यानी बीजाणुधानी को जो पकड़े है उसको हम कहते हैं बीजाणुधानी धर या स्पोरेंजियोफोर। और टिप पर जो ब्लैक गोल संरचना बनी है उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। और उस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, और स्पोरेंजिया जब मैच्योर हो जाती है तो उसकी दीवार रैप्चर कर जाती है, फट जाती है, और उसमें से बीजाणु बाहर आते हैं और अंकुरित होकर के नए कवक को जन्म देते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल का मैंने यहाँ चित्र बनाया है बच्चों। ये नीचे देखें, दिखाई दे रहा है? देखिए स्पोरेंजियोफोर, और उसके ऊपर गोल बीजाणुधानी बनी हुई है, और उस बीजाणुधानी के अंदर तमाम बीजाणु बने हुए हैं। और जब यह बीजाणुधानी की दीवार फट जाती है तो ये बीजाणु बाहर आ जाते हैं। दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से बीजाणुओं द्वारा ये राइजोपस में यानी कवकों में प्रजनन होता है। और इसके बाद है खंडन द्वारा, फ्रैगमेंटेशन। कुछ सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव अनेकों शैवाल कवक होते हैं जो पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। वो अलग अलग दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक खंड उसका वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। तो इसे हम कहते हैं खंडन या फ्रैगमेंटेशन द्वारा। जैसे होता है स्पायरोगायरा शैवाल है, यूलोथ्रिक्स है, ये भी शैवाल है, और समुद्री एनीमोन में भी इस तरह का होता है। विखंडन तथा खंडन में मुख्य अंतर है। विखंडन में एक कोशिकीय जीव दो या अधिक संतत जीवों में टूटते हैं, जबकि खंडन में बहुकोशिकीय जीव दो या दो से अधिक संतत जीवों में टूटते हैं। समझ लीजिए, खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है और विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। अब इसकी बात है अंतिम कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक माने वर्धी भाग, पौधे का जो वर्धी भाग है। पौधे का वर्धी का मतलब वृद्धि वाला भाग। तो वृद्धि वाला भाग कौन सा है? जड़ है, तना है और पत्ती है। जड़, तना, पत्ती। तो जब किसी अच्छा, ये इस तरह का जो प्रजनन है बच्चों, ये मुख्य रूप से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्मिक का मतलब आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, उनमें जो बहुत से पुराने पौधे हैं, उन पुराने पौधों के जड़, तना तथा पत्ती से अनुकूल परिस्थितियों में
नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं जो आनुवंशिक रूप से अपने जनक पौधे के समान होते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन कहते हैं। या हम यूं कहें कि जब पौधा नए पौधे की उत्पत्ति बीज से न होकर बल्कि पौधे के वर्धी भाग, जड़, तना या पत्ती से होता है, तो इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का प्रकार ही होता है। इसमें भी एक ही जनक से संतान उत्पन्न होती है। और कायिक जनन भी दो तरह का है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो अब ये कायिक जनन के विस्तार की बात बच्चों हम अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और गुड बाय। थैंक यू बच्चों।